नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। आज बात भारत के संविधान की। संविधान यानी कि भारत की आत्मा। देश किस तरीके से चलना है, इसके तौर तरीके भारत के संविधान को बनाते वक्त तय कर दिए गए थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के करीब लगा इस पूरे संविधान को बनने में। यह दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित दस्तावेज है और तमाम अलग अलग देशों से, या यूं कहें कि तमाम विकसित देशों के मजबूत संविधान की अच्छी बातों को इकट्ठा करके, एकत्रित कर कर उसको मिलाकर भारत के संविधान को बनाया गया। और करीब करीब देखा जाए तो 300 लोग जो हैं वो इस संविधान को बनाने में इकट्ठा हुए थे। उन्होंने इस पर काम किया है। यह संविधान जब बन रहा था तब इस बात का ध्यान रखा गया था कि आखिरी तबके का व्यक्ति, उसको उसके सारे अधिकार मिले, उसको उसके सारा सम्मान मिले और उसको समाज में जीने रहने के तौर तरीकों से पूरा दुनिया अवगत हो। यह ध्यान रखने की कोशिश की गई थी। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और संविधान दिवस मनाने के उद्देश्य यही है कि संविधान के बारे में लोग जानें, संविधान के बारे में, संविधान की प्रस्तावना की अगर बात की जाए खासतौर से, वो लोगों तक पहुंचे। और ये हर उस व्यक्ति को ये बताने की कोशिश करता है कि भारत का संविधान एक साधारण दस्तावेज नहीं है। भारत का संविधान भारत की आत्मा है, भारत की मूल भावना है। भारत की अखंड प्रभुता की अगर बात की जाए तो वो भारत के संविधान में देखने को मिलती है। कितना महत्वपूर्ण है ये दस्तावेज, कितना महत्वपूर्ण है संविधान भारत के लिए, और समय समय पर जो बदलाव, जो अमेंडमेंट्स उसमें होते जा रहे हैं, होते गए हैं, और कैसे लोगों की आस्था संविधान के प्रति बढ़ती गई है, इस पर आज चर्चा करेंगे। चूंकि संविधान दिवस अभी हाल में हमने बनाया है और क्या उसका उद्देश्य है, क्या लोगों को बताने की आवश्यकता है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 बहुत खास मेहमान हैं। आइए सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर बीके चौरसिया जी हैं। आप प्राध्यापक हैं राज्य विधि महाविद्यालय भोपाल से। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। साथ साथ हमारे साथ सौभाग्या भटकारिया जी हैं। आप सहायक प्राध्यापक हैं राष्ट्रीय विधि संस्थान महाविद्यालय भोपाल की। सौभाग्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। प्रोफेसर बीके चौरसिया जी, सर, एक लंबा अनुभव आपका विधि के क्षेत्र में रहा है, छात्रों के बीच में आप रहते हैं, संविधान को बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, समझा है, देखा है। सर, भारत के संविधान के प्रति समय के साथ लोगों की आस्था और बढ़ती गई, क्या कारण इसके पीछे आप देखते हैं, और भारत का संविधान क्यों हमारी मूल भावना, हमारे भारत की आत्मा कहा जाता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न किया आपने। निश्चित रूप से किसी भी चीज की उपयोगिता बढ़ेगी, लोगों को जिससे कष्ट दूर होंगे, जिससे लोगों को आराम मिलेगा, जिससे उन्हें न्याय मिलेगा, समानता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे मानव संपूर्ण मानव जीवन जीने की ओर अग्रसर होगा, ऐसी चीजों का अगर कोई स्रोत मिल जाए और उस स्रोत को कोई खोदने के बाद उसे देखे तो उसमें मिठाई खोदने के बाद और मीठा मिले, तो निश्चित रूप से उसका विश्वास किसी भी बात पर और अखंड होता जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब कष्ट ज्यादा हो और उसके बाद उसका आराम, उसके उपचार भी ज्यादा मिले, तो उस बात पर और विश्वास होगा। हमारा भारतीय संविधान इन बातों पर बहुत हद तक खरा उतरा है। दूसरी बात ये जो आपने पूछी कि संविधान को आत्मा क्यों कहते हैं, संविधान को आत्मा ही कहना चाहिए क्योंकि पूरे विश्व के सारे अगर सुंदर बातों को एक जगह कर दिया जाए और उसमें सबसे अंतिम यदि सार तत्व इकट्ठा किया जाए, तो मुझे बिल्कुल विश्वास से कहता हूं कि संविधान की प्रस्तावना से सुंदर रचना इस विश्व में कहीं नहीं हो सकती। संविधान के अंदर ही जब उसमें लिखा हुआ है कि वी अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव अवरसेल्व्स, हम इसको अंगीकार करते हैं, इसको आत्मार्पित करते हैं। हाँ। तो इसका मतलब आत्मा को आत्मा से मिलाने के लिए शब्द उसमें डाला गया है, अंगीकृत और आत्मार्पित। संविधान को स्वीकार करते हैं नहीं लिखा है, संविधान को मानते हैं नहीं लिखा है, बल्कि उसको लिखा है हम इसको आत्मार्पित करते हैं। हाँ। इसलिए यह न केवल
पूरे लोगों के, पूरे देश की एकमात्र आस्था, पूरे विश्व की एकमात्र आस्था का केंद्र है, बल्कि वह वास्तव में भारत की आत्मा को और विश्व की आत्मा को अपने अंदर समाहित करता है। सौभाग्या जी, आप तो खुद शिक्षक भी हैं, सहायक प्राध्यापक हैं और बच्चों के बीच में रहती हैं, विधि के बच्चे हैं आपके आसपास रहते हैं। क्या लगता है आपको, जब संविधान दिवस की हम बात कर रहे हैं, और संविधान दिवस हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है संविधान दिवस बनाते हुए, 2015 से इसको बनाने की शुरुआत की गई है, क्या लगता है आपको, क्या मंशा इसके पीछे होगी और इस मंशा के ज़रिए हम अगली पीढ़ी को, आने वाले लोगों को, आज के यूथ को क्या बताने की कोशिश कर पा रहे हैं? जी, इस प्रश्न को मैं दो भाग में समझाना चाहूँगी। पहला, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम संविधान दिवस हमने 2015 से मनाना चालू किया, उसके पहले हम उसे विधि दिवस के रूप में मनाते थे। तो भीमराव अंबेडकर साहब की 125वीं वर्षगांठ थी, बर्थ एनिवर्सरी थी 2015 में, इसलिए 2015 से हमने उन्हें एक तरीके का सम्मान देने के उद्देश्य से उसे संविधान दिवस के रूप में मनाना चालू किया। 26 नवंबर का डेट इसलिए इम्पोर्टेंट, जरूरी रहता है हमारे लिए, क्योंकि उस दिन ये संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन चली, वो उस दिन समाप्त हुई थी। 26 नवंबर के दिन पूरी संविधान सभा ने माना था कि ये डॉक्यूमेंट, ये संविधान हमने फाइनल कर दिया है, आज से ये हमारा संविधान हो जाएगा। इसलिए 26 नवंबर 1949 के बाद हम 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाना चाहते। दूसरा भाग था आपका प्रश्न का कि हम आज की युवा पीढ़ी को कैसे इसके प्रति संवेदना जगा सकते हैं। पहली चीज तो मैं इसमें ये बोलना चाहूंगी कि संविधान का एक दिन मनाने से कुछ नहीं होता। ये पूरे वर्ष, प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक क्षण हमें जीना चाहिए। जैसे हमारा कोई भी, जैसे हम बोलते हैं हम हिंदू हैं तो हम गीता सार का पाठ करते हैं या गीता सार को अपने जिंदगी का सार मानते हैं हम, उसी प्रकार से संविधान हर भारतीय को अपनाना चाहिए और अपने प्रत्येक डे टू डे वर्क, हम जिसे बोलते हैं आम कार्यशैली में, उसे अपनाना चाहिए। तभी हमारे संविधान बनाने वालों की जो इच्छा थी कि हम क्या वैल्यू सिस्टम अपने लोगों को दें, वो संविधान कैरी करता है हमारी सोसाइटी के लिए। डॉक्टर बीके चौरसिया जी, 1, 2, 5, 10, 50 लोगों ने इस संविधान को नहीं बनाया है सर, लगभग 300 लोग, 200, 296, 294 के करीब लोग थे, वो लगभग 300 लोग जो थे वो इसको बनाने में लगे हुए थे। छोटा मोटा वक्त नहीं था सर, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का वक्त नहीं, 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल लगे सर। और दुनिया का पहला हस्तलिखित संविधान है जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। तमाम अलग अलग देशों से भी जो संविधान की अच्छी बातें थीं, जो भारत में स्वीकार की जा सकती थी, उनको लेने की बात की गई। सर, वो जो लोग थे, लगभग 300 के आसपास जो लोग थे, वो किस तरीके के लोग थे, क्या उनका बैकग्राउंड था, और उन लोगों को इकट्ठा करने के पीछे मकसद किस तरीके का था, अलग अलग क्षेत्रों से उन लोगों को लाने के पीछे की जो मूल भावना थी वो क्या थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, और हमेशा साध पर केंद्रित होना साधन से ज्यादा बेहतर होता है। जो 389 लोग थे उसमें 229 लोग चुने हुए थे, 299 उसमें बचे। इतने बुजुर्ग थे, इतने ज्ञानी थे कि समय से वो मुकाबला नहीं जीत सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उस जमाने की जो जनसंख्या थी लगभग 33 या 35 करोड़ के आसपास थी। बिल्कुल। इतनी कम जनसंख्या के बाद भी 53,000 लोगों से सीधे उसमें बातचीत की गई कि हमें संविधान बनाना है। उनके ओपिनियंस लिए गए, और जो ये लोग थे ये ऐसे थे कि एक एक व्यक्ति विश्वविद्यालय से भी बड़ा था। हाँ। एक एक व्यक्ति का ज्ञान, उतनी गहराई, उनका महत्व अगर हम आज देखते हैं तो शायद सच ही मुझे लगता है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि ऐसे लोगों से बड़े ज्ञानी कहाँ लोग होंगे, कि सारे के सारे उसमें ज्यादातर विधि के क्षेत्र थे में थे, सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और ऐसे लोग थे जिन्होंने देश को सर्वस्व अर्पित कर दिया था। हाँ। मैं तो यहाँ तक कहूँगा जो उनको लिखने वाले थे, प्रेम बिहारी नारायण जी,
उस संविधान को अभी सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल जो उद्घाटन किया है और जो उन्होंने देश को महान समर्पण दिया है, मुझे फिर से लगा कि एक बार विद्यार्थी बन के वो चीज़ें प्राप्त हो जाती है उस जमाने में, पूरे संविधान के प्रति, उसकी लिखी हुई प्रति, और यहाँ तक कि उसके ऊपर बनने वाले प्रश्न भी उन्होंने अलग कर दिए। ये प्रेम बिहारी जी ने एक ही शर्त रखी सम्माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के पास कि मैं उस संविधान को लिख देता हूं, एक पैसा नहीं लूंगा। उस समय के सर्वोच्च कैलीग्राफर थे वो, लेकिन बस आप मेरा नाम सब हर एक पेज में रखते हैं और अंत में मेरे दादाजी के नाम रखते हैं। जो लोग बनाने वाले थे उनकी देश प्रेम, देश के प्रति भावना, समर्पण, त्याग, जितनी भी प्रकार की भावनाएं बोली जाए या ना बोली जाए, जितनी उत्कृष्टता कही जाए या ना कही जाए, सब में वह सब लोग उत्कृष्ट थे। उसमें ऐसे लोग से सम्माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, जिनके लिए कहा जाता है कि 100 नंबर में 100 से ज्यादा नंबर पाने वाले, वल्लभ भाई पटेल जी, ये कोई किसी को समझ में नहीं आता था कि कौन प्रधानमंत्री बने। उस समय तो ये था कि हर आदमी ऐसा था कि जैसे सूरज है, अब सूरज से चांद तो रिप्लेस हो सकता है, लेकिन सूरज ही सूरज जब अगर क्षितिज पर हो तो किसको क्या किया जाए। उसमें श्यामा प्रसाद तमाम ऐसे मुखर्जी लोग जी थे थे, सर, ऐसे लोग कितने थे। लोगों के हम नाम लेंगे क्योंकि वो बिल्कुल। बहुत एक बड़ी फहरिस्त है। लेकिन सौभाग्या जी, सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि जो करीब 300 के आसपास जब लोग बचे फाइनली आखिरी में, अलग अलग वर्गों से लोग थे और हर व्यक्ति अपने आप में किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं था। ओपिनियन हर वर्ग का लिया गया। और एक खास बात ये रही कि जितनी भी बैठकें हुई, करीब 114 के आसपास उसकी कुल बैठकें हुई, और उसमें आम जनता और प्रेस, इन दोनों को भी आमंत्रित किया गया। उनको भी कोई रोक नहीं लगाई गई, उनको भी उस बैठक में शामिल होने के लिए अनुमति थी। क्या आपको लगता है जहां पर तमाम विशेषज्ञ जो पूरे देश भर के अलग अलग जगहों से चुने गए, कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने गए, उसके बाद आम जनता जो जिसके लिए ये कानून बनना है, संविधान बनना है, और पत्रकार, प्रेस, जो जनता और सत्ता और जनता के बीच का जो एक ब्रिज का काम करती है, वो वहां पर मौजूद था। आपको लगता है कि इतने सारे लोगों के बीच में, इतनी सारी आवाज़ों के बीच में, इतनी सारे विचारों के बीच में इस संविधान को बनाने में कई चुनौतियां भी होंगी उस वक्त? जी, सबसे पहले मैं आपको इसी बात पे बताना चाहूँगी कि आप आज के ज़माने में उस ज़माने के प्रॉब्लम्स देख ही नहीं सकते। हाँ। क्योंकि आज हमारे पास इंटरनेट कितना अवेलेबल है। आप अपने मोबाइल पे जाएं, एक क्लिक करें, किसी भी राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर कर सकते, संविधान को रेफर कर सकते। उस जमाने में उस पूरे 300 लोगों ने 60 देशों के संविधान को रेफर किया था, 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उनके अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनको अंगीकृत किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि हमें अपने संविधान में क्या चीज डालना है। उसके लिए एक पूरी लाइब्रेरी बनाई गई थी। 2 वॉल्यूम में 60 देशों का संविधान हर इंसान, हर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, सबको दिया गया ताकि आप खुद से पढ़ें, और जब कभी आपको चाहिए तो आप लाइब्रेरी में आ जाइएगा। पूरे जब भी इनकी वार्तालाप होते थे, उसको एक एक चीज को लिखना। आज हमारे पास 11 वॉल्यूम्स में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट भी है। जिस संविधान सभा के मेंबर ने जो क्वेश्चन उठाया या जो भी आपत्ति उठाई, उस एक एक चीज को लिखा गया। उस सभा में कितने लोगों ने उस पर वोट किया, कैसे उसको प्रस्ताव को माना गया, नहीं माना गया, उस सब चीज को लिखना एक बहुत बड़ा प्रोसीजर था। हर चीज को लिखित में लिखा गया और हर इंसान के भावनाओं को आदर किया गया। वही चीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी हमें समझाता है कि सामने वाले की भावनाओं की इज्जत करना। हाँ। उस चीज को लेकिन डॉक्टर साहब, सामने वाले की भावनाओं की इज्जत करना, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सम्मान देना, आपको लगता है कि ये जो हमारा संविधान है ये बड़ा लचीला भी है कई मामलों में? समय समय पर इसमें कई बदलाव, इसमें कई चीज़ों को जोड़ा भी गया, कई अमेंडमेंट्स इसमें किए गए, और वो अमेंडमेंट्स लगातार जारी है। वो एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, देश है, चलती रहेंगी प्रक्रियाएं। वो अमेंडमेंट्स किस तरीके के आपको लगे? आपको क्या लगता है संविधान के निर्माण के बाद से अभी तक की अगर बात की जाए, वो कौन से महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स थे, वो कौन से महत्वपूर्ण जो बदलाव थे, या कौन सी वो प्रमुख चीज़ें थीं जो इस संविधान में जोड़ी गई, जिससे इस संविधान को एक और नई भव्यता मिली, एक और आस्था उसके प्रति जो थी वो जागी लोगों के अंदर?
बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। सबसे बड़ा जो संशोधन मैं मानता हूँ 42वां संशोधन जब हुआ, संविधान के प्रस्तावना में जो एकता, अखंडता, भाईचारा ऐसे शब्द आए, और जब वो शुरू में हुआ कि पंथ निरपेक्ष शब्द भी आया, तो इसने नियत साफ की। जो हमारे यहाँ हमारे अल्पसंख्यक भाई बंधु रह गए थे, उनके मन में कहीं संदेह था। यह बात अलग है कि इस देश ने कभी भी अल्पसंख्यकों के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया कि कोई सपने में भी कोई संदेह कर सके, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम का यह देश रहा था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन अगर हमारे साथ कोई रह रहा है, उसका संदेह कुछ है, तो उसे दूर करना चाहिए। तो संविधान की, और दूसरी बात है ऐसी बंधुता, ऐसे राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता जो राष्ट्र की एकता, अखंडता को मजबूत करे। ऐसी बंधुता नहीं चाहिए जो हमारे राष्ट्र को तोड़े। तो राष्ट्र को सबसे बड़ा समझते हुए जब उसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता जैसे शब्द जुड़ गए, उसके बाद राजीव गांधी जी के समय में जो संशोधन हुआ 18 वर्ष का मताधिकार, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर सूचना के अधिकार जैसे जो अस्त्र शस्त्र आए, मैं उसको आज तक के कानूनी इतिहास का सबसे बड़ा दस्तावेज और सबसे बड़ी मान्यता मानता हूं जो सूचना का अधिकार है। इससे सुंदर परिकल्पना, इससे सुंदर अधिकार और इसका प्रयोग इतना सक्षम किसी हर व्यक्ति को बनाने का काम आज तक किसी ने नहीं किया। और मैं तो ये समझता हूं कि सूचना का अधिकार संविधान का एक ऐसा शिष्य है, एक ऐसा उसका प्रोडक्ट है, एक ऐसी उसकी भावना है जो संविधान को भी कहीं पर भी हल्की सी मिट्टी नहीं लगने देता, और संविधान और चमकता और दमकता हुआ सामने सबके आ जाता है, सबके अधिकारों की परम रक्षा होती है। सौभाग्य जी, लेकिन आपको लगता है कि अब वक्त है, या ये वक्त शायद पहले ही हो जाना चाहिए था? हालांकि जो वर्तमान सरकार है उसने फैसला लिया कि हम संविधान दिवस मनाएंगे। उद्देश्य यही था कि लोगों तक इसकी महत्वता पहुंचाई जाए, उसकी इम्पोर्टेंस बताई जाए। लेकिन आपको लगता है कि छात्र जीवन से ही संविधान की जो प्रमुख, चाहे वो प्रस्तावना की बात की जाए या जो प्रमुख बातें हैं, वो बताने की आवश्यकता है? क्योंकि आप तो विधि महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं और प्रोफेसर हैं, तो आपके लिए तो बड़ी साधारण बात है ये, बच्चा आते से ही वो संविधान पढ़ता है और सारी चीज़ें, कानून में सारी चीज़ें देखता है। लेकिन जो बच्चे कानून के छात्र नहीं हैं, विधि के छात्र नहीं हैं, उनके लिए, मैं सिर्फ सभी के लिए अगर हम बात करें, जो एक नई पीढ़ी का निर्माण जब देश में शुरू हो रहा है, तो आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक बेसिक लेवल पर संविधान के बारे में लोगों को, बच्चों को समझाने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है, और इस पर एक और महत्वपूर्ण काम होने की आवश्यकता है देश भर में? जी आदित्य जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, और कई तरह से हम अगर देखें तो इसे लागू भी किया जा चुका है। हम सीबीएसई के पाठ्यक्रम में देखें तो 8वीं, 9वीं, 10वीं तक जो पाठ्यक्रम है उसमें हम सिविक्स सब्जेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कुछ बातें पढ़ाते हैं, बट कितना उन्हें समझ आता है, वो कितना उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उस पे एक जरूर प्रश्न होता है। तो मैं इस चीज के लिए आपको एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है हर सिटीजन की कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। दूसरा, आप कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू सिस्टम अपने बच्चों में, अपने आसपास के लोगों में खुद भी फॉलो करें और उन्हें भी प्रेरित करें। तो जैसे बहुत सी एक छोटी बात है कि हम, जैसे सर ने बोला कि पंथ निष्पेक्षता, ये हम पर्सनली कैसे फॉलो करेंगे, तभी जाके सामने वाला बच्चा भी ये समझेगा कि हमें पंथ निष्पेक्ष रहना है। एक ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हम सबकी इक्वालिटी की बात करें, हर आदमी समान है, इसको अगर हम अपने लाइफ में फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी नहीं मानेगी। चाहे आप जितना भी स्कूल में पढ़ा लीजिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब तक आप अपने अंदर उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आगे आने वाली पीढ़ी भी नहीं मानेगी। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि आज हम देखते हैं कुछ कानून जब देश में बनते हैं, कुछ संशोधन जब होते हैं, तो कई सारे विरोध के स्वर होते हैं। कई बार वो विरोध के स्वर राजनीतिक इच्छा शक्तियों से भी होते हैं, राजनीतिक स्वार्थों की वजह से भी होते हैं। लेकिन जब ये संविधान बन रहा था सर, वो एक बहुत महत्वपूर्ण समय था। देश को संविधान बनने की प्रक्रिया तो देश की आज़ादी के पहले से ही शुरू हो गई थी। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद शुरू हुई थी, आज़ादी के पहले से ही हो गई थी। फिर देश आज़ाद हुआ, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी
और आज तक हम उसमें आस्था बना के रखे हुए हैं। क्या आपको लगता है सर, देश के कानून, देश के संविधान की अगर बात की जाए, इन पर विचार करने से पहले, इन पर कुछ अमेंडमेंट करने से पहले या इनमें कुछ अमेंडमेंट करने से पहले हमें हमारे राजनीतिक स्वार्थ, क्योंकि अगर जब ये संविधान बना होगा तो सर स्वाभाविक सी बात है कि कई मतभेद और हुए भी होंगे या कई बातें निकलकर सामने भी आई होंगी, लेकिन वो देश की आत्मा को बनाने के लिए था, देश की मूल भावना को बनाने के लिए था। आज छोटे मोटे अमेंडमेंट्स करने के लिए हम केवल इस पर ध्यान देते हैं कि राजनीतिक स्वार्थ हमारा इसमें क्या हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इस देश में जो पूरी राज व्यवस्था है, हमारे देश के जो पूरा एक जो पॉलिटिकल ढांचा है, जो इस संविधान पर उसको बनाने में, उसको अमेंडमेंट्स करने में इस पर काम करता है, उसको भी अब विचार करने की आवश्यकता है कि जब देश के लिए कोई कानून या कोई संविधान में कोई बदलाव या तमाम चीज़ें होनी है तो उस पर अपने राजनीतिक स्वार्थों को कोने में रखना होगा। बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है और वास्तव में ये एक ऐसा प्रश्न है कि आपने अगर हजारों देश और संपूर्ण स्वर्ग की रचना में भी, संपूर्ण स्वर्ग के में रहने के बाद भी किसी में कष्ट ही कष्ट हो तो निश्चित रूप से उस स्वर्ग का कोई भी नुकसान और कोई भी उसकी गलती नहीं है। प्रातः स्मरणीय अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये संविधान तो इतना अच्छा है कि जिसकी कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसे लागू करने वाले लोगों में कमी हुई, खामियां हुई, अगर स्वार्थ हुए, द्वेष हुए, दुर्भावनाएं हुई, नेत स्वार्थ हुए, तो अच्छे से अच्छा संविधान व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। क्यों मौसम प्रतिकूल प्रश्न हल करना होगा, क्यों मुरझाया फूल प्रश्न हल करना होगा, जड़ें प्यासी रह गईं, सींचे हैं हमने पत्ते, ये कब तक होगी भूल प्रश्न हल करना होगा। हमें वास्तव में आत्मविश्लेषण करना चाहिए। जब 1977 में 9 राज्यों की सरकारें बर्खास्त होती हैं, 1980 में फिर 9 राज्यों की सरकारें बर्खास्त होती हैं, ऐसी जगह पर शासन और राज्य सरकारें बनती हैं जहां किसी एक पार्टी का पता चला कि उसका आधा से भी आधा बहुमत है और वह उसको खसका देता है, गिरा देता है। जहां यदि सत्ता ही उद्देश्य हो जाएगा तो फिर वहां पर जो जन है, जो दरिद्र नारायण है, जो इस देश की आत्मा है, उसका तो छलनी होना स्वाभाविक है। हाँ। अच्छे अच्छे सुंदर शब्दों को बोलने से संविधान की रक्षा नहीं होगी। हाँ। वो एक कहते हैं ना कि सिंगल लवली एक्शन इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। मैं तो अरबों खरबों शब्द सुनता हूं संविधान के महत्व में और ऐसा लगता है सारे लोग साक्षात उनके मुंह से ईश्वर ब्रह्म बोल रहा हो, लेकिन जब कार्य व्यवहार होता है तो वहां पर कहीं भी महसूस नहीं होता। हाँ। और ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस देश को कोई कीड़ा खा रहा है, कोई कहीं ना कहीं घुन लगी हुई है। सौभाग्य जी, लेकिन आपको लगता है इसकी शुरुआत जब हम उसकी प्रस्तावना से ही करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है हम भारत के लोग। वो हम भारत के लोग, हालांकि अलग अलग जगहों से ली गई हैं ये सब चीज़ें, लेकिन वो हम भारत के लोग, हम शब्द जो है उसके अंदर वो इस देश को जोड़ने में, इस देश को एक साथ रखने में, ना सिर्फ जब संविधान बना तब, बल्कि आज तक और आज से कई 100 सालों तक, शायद हम नहीं रहे कई 100 साल बाद, कई सालों के बाद, लेकिन ये संविधान रहेगा, ये देश रहेगा और इस संविधान पर ये देश चलेगा। क्या लगता है आपको कि अगले कुछ और वर्षों में, अगले कई और वर्षों में जब ये संविधान में और चीज़ें बदलती जाएंगी समय के साथ में, या लोगों की आस्था और इसमें बढ़ती जाएगी, तब भी ये हम भारत के लोग का जो ये हम है, ये कितना लोगों को यूनाइट करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा? जी, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले फिर से संविधान सभा में ले जाना चाहूँगी। उस समय ये बोला जा रहा था कि हम कोई भी पवित्र काम करते हैं तो उसमें भगवान का या ईश्वर का नाम लेते हैं। अब क्योंकि वो तो एक सारे रिलीजन के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और भारत का कोई भी ऐसा एक कोई धर्म नहीं डिसाइड हुआ था, तो उन्होंने बोला कि हम किस भगवान के नाम पे बोले। उन्होंने बोला इंग्लिश में लिखते हैं, गॉड के नाम पे लिखते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास ये संविधान बनाने का पावर है, वो कहाँ से आया? तो उन्होंने बोला लोगों से आया, क्योंकि हम जनतंत्र हैं। तो जब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हूँ तो ये बोलती हूँ सरकार हमने बनाई है, हमारे लिए बनाई है और हम जब चाहेंगे तब इस सरकार को हटा देंगे। हाँ।
तो वी द पीपल, हम भारत के लोग वहीं से आया है कि ये सरकार को हमेशा जानना चाहिए कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। हाँ। और जिस दिन हमें ये समझ में आएगा कि आप हमारे लिए छोड़ के अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर हम आपको वो पावर नहीं देंगे। बहुत महत्वपूर्ण सर, बात अगर आपने एक- बोली। सर आप- बहुत कम समय बचा, 10 सेकंड में प्लीज अपनी बात रखें सर। जी सर, जो हम भारत के लोग हैं हाँ। उसमें सिटीजन शब्द का उपयोग नहीं हुआ, हाँ। नागरिकों का नहीं हुआ, कुछ नहीं, हम भारत के लोग। ये बिल्कुल कोई न समझे कि हम भारत के लोग 135 करोड़ हैं। हाँ। इस संविधान ने पूरे विश्व को ये बोला है हाँ। कि आप सब लोग भारत के लोग बन जाओ और भारतीय बन जाओ। भारतीय बन जाओ। हम भारत के लोग 135 करोड़ नहीं है, कनाडा में रहने वाले, पूरी दुनिया में रहने वाले, जो भारत को समझते हैं अपना, जो भारतीय हैं मन से आत्मा से, वो सारे लोग इस संविधान के स्रोत हैं। हम बिल्कुल। खाली जो 135 करोड़ रहते हैं वही नहीं है। वही नहीं है। इसके पीछे इसका एक बहुत बहुत- बड़ी मूल भावना भी है बहुत सर। बड़ी समय मूल हमारे भावना। पास बहुत अब इजाजत नहीं दे रहा है सर आगे, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। संविधान पर बात करने बैठेंगे तो सर जब बनाने में ही 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए, तो बहस और बात तो हमारी बहुत लंबी हो ही सकती है। और कोशिश हमारी भी यही थी सर कि जो संविधान दिवस के पीछे का मूल उद्देश्य है, लोगों को बताने का, संविधान के बारे में जानकारी देने का, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों तक पहुंची होगी वो बात कि संविधान कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज इस देश के लिए है, इस देश को एक रखने में संविधान कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। सौभाग्या बतकारिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो आने के लिए डॉक्टर BK चौरसिया जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दर्शकों तक संविधान की भावना से आपने जो अवगत कराया है, मुझे लगता है कि वो भावना शायद उनको अंगिक, जिसे कहें कि आत्मसात हो चुकी होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। 1906 में बरिन